चलिए, मैं आप लोगों को बता दूँ हमारे साथ शाइमा खान, शाहनवाज़ आलम, रिहान रहमान, सद्दाम, बिलाल अहमद, इरम शकील, शमा परवीन, रूबी खान, राइमा खान, ये सब लोग जुड़ चुके हैं लगभग। तो अब जो है ना हम अपनी मेन क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम और एक्स्ट्रा कोई उस तरीके की बातें शायद अब नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है सारे लोगों को मैंने कल बता दिया था कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट को या किसी भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना होता है। इट जस्ट बिकॉज़ कि हमारी इंटरेक्शन जो है वो अच्छी रहे और क्लियर रहे। जो हम बात कहना चाहते हैं वही कहें, उससे ज़्यादा ना कहें। तो माय डियर देखिए, अभी मैंने अपने एक स्टूडेंट से नोट्स मँगवाए हैं। नोट्स मँगवाने का मतलब है जो मैं पढ़ाता हूँ उसी को वो एज़ ए नोट्स में बना लेता है। क्लास में रफ बनाता है फिर बाद में फेयर कर लेता है। उसके नोट्स काफ़ी हद तक मुझे लगता है बहुत शानदार हैं। जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ या डिलीवर करना चाहता हूँ वो उसने एग्ज़ैक्टली वैसे ही उन्हें बनाया हुआ है और मेरी गाइडेंस में बनाया है। तो उनमें मैं ये कहूँगा कि उसमें 90% 99% तक कोई एरर नहीं है। अगर कोई एक आध एरर आपका कॉमन एरर है जो मतलब जैसे सपोज़ कीजिए उसकी राइटिंग में या उसने कोई स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर दी हो, तो आप उसको लेके प्लीज़ पैनिक मत क्रिएट कीजिएगा। क्योंकि अब इस मोड में क्या है कि आपको ना मुझे पीडीएफ फाइल से ही पढ़ाना पड़ेगा। पीडीएफ फाइल से मैं पढ़ाऊँगा और उसमें पीडीएफ आपके सामने होगी। आप कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ़ जो मैं पढ़ रहा हूँ उसी पे फ़ोकस कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप उसमें और आगे का पढ़ना चले। जिस चीज़ को मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, उस चीज़ को पढ़िएगा पहले। क्योंकि वो जो अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, फिर बाकी नोट्स जो मैं ये ऐसे नियम या ऐसे एप्लीकेशन ये सब कुछ कहीं न कहीं आपको किसी न किसी बुक्स में मिल ही जाना है। ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट ऐसा है कि सिर्फ़ मेरे पास ही मिलेगा या मेरे पास मैंने कहीं से खोद के निकाला है, ऐसा खजाना है जो सिर्फ़ यूनिक है। कंटेंट वही है, लेकिन कंटेंट को जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा या जो भी उसकी डेप्थ है वो आपको समझाऊँगा, वो आपको पकड़नी है। अगर आप वो पकड़ गए तो फिर आप किसी भी बुक से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जब एप्लीकेशन ऑफ टेंस पढ़ा चुका हूँगा जो कि आज वर्ब का पहला टॉपिक है हमारा, तब आप एप्लीकेशन ऑफ टेंस से रिलेटेड एरर या कोई भी प्रॉब्लम्स किसी भी बुक से करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ किसी भी बुक से कीजिए वो आपसे हो जाएँगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, इसमें ये गलती है। तो यही फ़ायदा होता है भाई उसमें क्या फ़ायदा जो मैंने पढ़ाया, वही पढ़ाने के बाद मैंने ही टेस्ट लिया आपका और मेरे बनाए हुए टेस्ट में ही आप पास हो गए। तो उससे ना एक आप खुद सोचिए मैंने ही आपको पढ़ाया और मैंने ही टेस्ट बनाया है। तो फिर मैं तो वही टेस्ट बनाऊँगा ना भई जो मैंने पढ़ाया उसी में से टेस्ट बना दूँगा। तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका टॉपिक वास्तव में कितना प्रिपेयर हुआ है। तो जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा चुका हूँगा ना, तो आप कहीं से भी उस टॉपिक के क्वेश्चन लगाएँगे, कहीं से भी उनके एरर को पढ़ेंगे ना, तो वो आपसे होंगे। और अगर वो नहीं होंगे तो इसका मतलब या तो मैंने कम पढ़ाया है आपको या फिर आपने कम समझा है, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। एक आध एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जनरली आपसे होंगे वो सारे। चलिए, अब मैं देखिए आपके स्क्रीन पर अब जो है एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी और उस पीडीएफ फाइल के थ्रू ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पीडीएफ फाइल इसलिए मैं लिख सकता हूँ, देखिए सारी चीज़ें मैं लिख दूँगा, लेकिन उसमें ये होगा कि 1 घंटे की क्लास में लिखने के कारण वो 1 घंटे में मुश्किल से हम अपने इस टॉपिक को जो 6 या 7 दिन का है, वो हम 15 दिन ले जाएँगे, अगर मैं उसको लिखूँगा। अगर मैं ऑफ़लाइन क्लास में बात करूँ, तो जब मैं लिख के चीज़ों को पढ़ाता हूँ, तो उसमें 7 दिन की क्लास 10 दिन तक हो जाती है। इसीलिए मैंने इन नोट्स को बिल्कुल जैसा मैं पढ़ाता हूँ उसी तरीके से मैंने इनको लिया है और अब मैं इसमें आगे आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज अपना पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे जैसे कि हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रामर का पार्ट अलग होता है, प्रैक्टिस का पार्ट अलग होता है। तो उसको और मैं थोड़ा-सा आपको अभी बताऊँगा उस पीडीएफ फाइल में जैसे मैंने आपको सामने जब आपकी स्क्रीन पर वो पीडीएफ फाइल आएगी तो आप उसे देखिएगा प्लीज़। देखिए जो कल मैं आपको बता रहा था वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो इंग्लिश है उसके 2 ही पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रामर का पार्ट, एक होता है वो डिस्कशन या प्रैक्टिस का पार्ट, ठीक है? ये इधर अगर आपको थोड़ी-सी वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रही हो क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो प्लीज़ मेरे साथ बियर कीजिएगा, इसको मैं रोक नहीं सकता, ठीक है? तो अब ग्रामर की अगर हम बात करें देखिए, तो ग्रामर में कल मैं आपको बता ही चुका था क्या-क्या आता है वो नीचे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप ग्रामर में देखें तो ग्रामर आपकी किन चीज़ों में हेल्प करती है। तो ग्रामर सबसे पहले तो आपको जो यूज़ टू स्पॉट एरर जब भी आपको कोई पेपर में या इंग्लिश में कोई एरर लिखा हुआ होगा ना अगर आपकी ग्रामर थोड़ा-सा बात कर चुके थे कि इंग्लिश में 2 ही पार्ट होते हैं, एक ग्रामर का पार्ट होता है और एक डिस्कशन का पार्ट होता है, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रामर में बात करें, तो जनरली आपको हेल्प करेगी यूज़ टू स्पॉट एरर जो भी स्पॉट एरर पेपर में मिलेंगे उसे सॉल्व करने में। कोई सेंटेंस गलत लिखा हुआ है,
उसको इम्प्रूव करने में, जैसे आप किसी को सिंपली बोलना चाहते हैं कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, अब इसको अलग-अलग तरीके से और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? या सिर्फ़ उसने लिख दिया यू आर ब्यूटीफुल या यू आर हैंडसम, आप इसको और अच्छा कैसे लिख सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर सो मच ब्यूटीफुल, या किसी भी तरीके के जिस भी सेंटेंस को आप इम्प्रूव करना चाहें, वो ऐसे कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे। तो कैसे फिल करना है, एक सेंटेंस है उसमें क्या वर्ड आना चाहिए, उस वर्ड को फिल करना आपको कैसे आएगा, तो ये आपको ग्रामर से हेल्प मिलेगी। रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है कि आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उनको सेंटेंसेस को जिस सीक्वेंसेस में होना चाहिए वो उस सीक्वेंस में उस ऑर्डर में नहीं होते, तो वो आपको ऊपर नीचे ऑप्शन करके देते हैं, आपको उन सेंटेंस को रीऑर्डर करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, तो ये काम भी आप ग्रामर की हेल्प से कर सकते हैं। अब पार्ट ऑफ ग्रामर की बात करें, जैसे कि पार्ट ऑफ ग्रामर की बात करें, कल भी मैं आपको हल्का-सा इस बारे में बता चुका हूँ कि पार्ट ऑफ ग्रामर क्या होता है माय डियर। तो देखिए पार्ट ऑफ ग्रामर की अगर हम बात करेंगे, तो पार्ट ऑफ ग्रामर में सबसे पहले जो पार्ट आता है वो आता है वर्ब का। ये जो वर्ब वाला पार्ट है ये सबसे पहला पार्ट आता है। कल किसी बच्चे ने शायद मुझसे पूछा भी था कि टेंस भी तो होते हैं, तो कल मैंने शायद उन्हें बताया था कि वर्ब में ही एप्लीकेशन ऑफ टेंस आती है। अब वर्ब में ना बेसिकली 4 सब टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। वर्ब बिल्कुल बेस होती है, लेकिन हमें स्कूल्स में सिर्फ़ क्या पढ़ाया गया है, टेंसेस पढ़ाए गए हैं और उनको आगे की चीज़ें हमें नहीं बताई जाती। लेकिन जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वर्ब से आपको क्या-क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी वो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। सबसे पहला पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ टेंस का। एप्लीकेशन ऑफ पढ़ते हैं कि टेंस किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपका इन्फिनिटिव आता है, जिरेंड्स आता है, पार्टिसिपल आता है। अच्छा, किसी पेपर में ये मुश्किल पूछा जाएगा कि बताइए एप्लीकेशन ऑफ टेंस किस पार्ट में आता है, वर्ब में आता है, नाउन में आता है। लेकिन जस्ट बिकॉज़ आपको किसी भी चीज़ के जैसे आपको कहीं जाना है तो पहले वहाँ का रास्ता पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो उसका पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस पता है तभी तो आपको पता रहेगा कि मैं कितनी दूरी तय कर चुका हूँ, कितनी दूरी और मुझे तय करनी है। आप खुद सोचिए ऐसे रास्ते पे चलना कितना बोरिंग होगा जिसमें आपको यही नहीं पता कि कितना लंबा जाना है और मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। तो इसीलिए सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको मुझे ख़त्म कहाँ करना है और कितने दायरे में मुझको उसको रखना है। तो वर्ब का पार्ट ये आ जाता है माय डियर। जैसे कि कल हम डिस्कस कर चुके थे, वर्ब के बाद नाउन वाला पार्ट आएगा, प्रोनाउन आएगा, आर्टिकल आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, प्रीपोज़िशन आएगा, कंजंक्शन आएगा। आप ये मत सोचना मैं आपको सिर्फ़ ये बता रहा हूँ, ये मुझे पढ़ाने भी हैं आपको। नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोज़िशन, कंजंक्शन, और ये सभी भाषाओं में होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ़ अंग्रेजी में होता है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आप देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? अंग्रेजी में भी होती हैं, हिंदी में भी होती हैं और आपकी कहीं न कहीं उर्दू में भी होती है, पंजाबी में भी होती है। सभी भाषाओं की जिनकी भी ग्रामर है, उन सब में ये चीज़ें होती हैं। इसी के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक्टिव पैसिव वाला सेंस मैंने आपको बताया था। जनरली एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले एसएससी के ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम में आते थे, वो भी मेंस में। प्री होता था उसके बाद मेंस उसमें आते थे। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ जनरल कॉम्पिटिशन में सभी जगह पर एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस से और डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नैरेशन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो आप अब देख रहे हैं राइट साइड वाला जो पार्ट है माय डियर, ये जो यहाँ से आप देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है, ये आपका ग्रामर का पार्ट है। ये आपको ग्रामर के पार्ट में पढ़ना है, ठीक है? इसी में हम पढ़ेंगे, आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्ब। वर्ब में भी हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ टेंस। इसी के साथ कल मैं थोड़ा-सा बता चुका था कि प्रैक्टिस से या डिस्कशन से आपको चीज़ें मिलेंगी और वो जो चीज़ें डिस्कशन से, प्रैक्टिस से आप कर पाएँगे, जैसे कि भई एंटोनिम, सिनोनिम्स हैं, ये आपको तभी करने हैं जब आपको कहीं न कहीं डेली आप किन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं, वर्ड मीनिंग्स की तरह उन्हें पढ़ रहे हैं। सिनोनिम्स का मतलब बेसिक होता है एक शब्द के अनेकार्थी शब्द, जैसे सूर्य हुआ, सूरज हुआ, ये आप बोलते हैं ना चीज़ों को, इसी तरीके से एक एंटोनिम्स आप जानते हैं विलोम शब्द को बोलते हैं, जब एक ही शब्द के विपरीत शब्द होते हैं, तो ऐसे ही अंग्रेजी में भी होते हैं, वो सब पढ़ने होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जब पूरे वाक्य को एक सेंटेंस में ना बोल के सिर्फ एक वर्ड में बोलना होता है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था, जिसके कोई माता-पिता ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वन वर्ड्स आते हैं, जब आप पढ़ते हैं। आप जैसे कहीं न कहीं कहने लगे भई वो व्यक्ति जो किसी काम को बिना प्रोफेशनल के करता हो, तो उसे क्या कहते हैं? अमेच्योर कह देते हैं माय डियर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है,
इडियम और फ्राजेस होता है, जैसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आपको मैंने बताया था जैसे हिंदी में कहावतें होती हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस तरीके की जो कहावतें होती हैं उसी तरीके से इंग्लिश में भी हैं। वही उसने कह दिया अकील्स हील, किसी की कमजोर नस को क्या वो कमजोर कड़ी को क्या बोल देते हैं, अकील्स हील बोल देते हैं। अगर कहीं पर कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो कट थ्रोट कंपटीशन बोल देते हैं। किसी चीज को शुरुआत में ही खत्म कर देना है तो निपिंदा बर्ड बोल देते हैं। या ऐसे बोलना भाई ये आदमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, या कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हैली, या ऐसे बोल सकते हैं भाई जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए, तो कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ऐसे बहुत सारे वन वर्ड या इडियम फ्रेजेज़ आपको देखने को मिलेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे हम कल डिस्कस कर चुके थे कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसके बेस पे हमें सवाल के आंसर करने होते हैं, वो सारी चीज़ें। रीऑर्डरिंग, रीऑर्डरिंग में भी आपकी हेल्प करता है प्रैक्टिस में। रीऑर्डरिंग में देखो मैंने ग्रामर में भी आपको बताया था और प्रैक्टिस में भी, क्योंकि रीऑर्डर आप तभी कर पाओगे जब आप उस सेंटेंसेस का मीनिंगफुल, जब उस सेंटेंसेस को रीऑर्डर करके कोई मीनिंगफुल वर्ड निकाल पाओगे। मीनिंगफुल वर्ड का मीनिंग तभी आएगा जब आपको पता होगा कि जब हम उस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो कौन सा सेंटेंस किसके आगे पीछे आना चाहिए। सेम ऐसे ही स्पेलिंग का मैं बता रहा हूँ, जब आप रेगुलरली किसी चीज़ को करेंगे या पढ़ेंगे तो आपकी उसकी स्पेलिंग गलत नहीं होगी। जैसे सिंपली अगर मैं आपसे ब्यूटीफुल की स्पेलिंग लिखवाऊँ तो आप में से 100 लोग क्या कर देंगे, उसको सही लिख देंगे। लेकिन यही अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप सर्कमस्टेंसेस की स्पेलिंग लिख दीजिए, या मैं आपसे बोलूँ सर्कमफेरेंस की स्पेलिंग लिख दीजिए, तो इस तरीके के, या मैं आपसे कहूँ असैसिनेशन की स्पेलिंग लिख दीजिए, तो आपके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम इसलिए हो जाएगी, इसलिए नहीं कि आपको पता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी प्रैक्टिस में नहीं है। तो जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी वो स्पेलिंग, तो आपकी स्पेलिंग भी ठीक हो जाएगी। क्लोज़ टेस्ट कल कल मैंने आपको बताया था, जगह-जगह जब जगह छोड़ दी जाती है थोड़ी-थोड़ी, जैसे यहाँ पे एक लिखा, फिर यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ दिया, फिर यहाँ से लिखा, फिर यहाँ एक ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, और इनमें नंबरिंग कर दी जाती है, बताइए इन ब्लैंक्स में क्या आता है? तो उसी को क्लोज़ कहते हैं। तो ये रिकैप मान लीजिए, जैसे पहले सीरियल्स में आता था कि रिकैप करना होता था, तो ये रिकैप मान लीजिए। इसके बाद हम अगर आगे चलेंगे तो जैसे कि मैंने बताया, अब हम सबसे पहले ग्रामर के पार्ट को पढ़ रहे हैं, और इस ग्रामर के पार्ट में हम जो पार्ट पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ब का पढ़ेंगे, और वर्ब में भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ टेंस। तो अब मेन क्लास स्टार्ट करते हैं और अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ टेंस। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ टेंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले कहीं न कहीं हम डिस्कशन करेंगे किसमें, वर्ब पर। और वर्ब पे डिस्कशन करने के लिए मैंने अभी बताया सबसे पहला पार्ट जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ टेंस। अब एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप सब लोग कहीं न कहीं इस फ़ोन जो वीडियो ये चल रही है, या तो अपने फ़ोन में देख रहे होंगे या किसी लैपटॉप में देख रहे होंगे। तो आप खुद बताइए, जो आपका फ़ोन है या जो आपका लैपटॉप है, उसमें आपने कोई न कोई ऐप इंस्टॉल कर रखी होंगी। जैसे आप अगर लैपटॉप में हैं तो आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड की होंगी ऐप्स, और यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं तो आपने कहीं न कहीं ऐप अपना गूगल स्टोर से डाउनलोड की होंगी, और आईफ़ोन है तो आपने ऐप स्टोर से डाउनलोड किया होगा। तो आप खुद बताइए, ऐप का मतलब ही क्या होता है? ऐप जो होती है वो एब्रिविएशन होता है या शॉर्ट फॉर्म होती है किसका माय डियर? एप्लीकेशन का। ऐप जो है वो एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म होती है, उसको सिर्फ़ ऐप बोलते हैं। उसको फुल फॉर्म में बोलना चाहें तो उसे बोलते हैं एप्लीकेशन। तो आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल है जिन्हें आप शॉर्ट में ऐप बोलते हैं, और जो आप व्हाट्सएप करते हैं उसका नाम भी क्या होता है? व्हाट्सऐप। उसका नाम भी क्या होता है? व्हाट्सऐप। और हम जनरली क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप है भाई तेरे फ़ोन में? इस तरीके से बात करते हैं। तो व्हाट्सएप होता है। तो एप्लीकेशन का क्या मतलब है? एप्लीकेशन का सिंपल मतलब ये होता है माय डियर, अ ग्रुप ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स। अगर मैं आपसे बताऊँ एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, तो एप्लीकेशन का बेसिक मतलब होता है अ सेट ऑफ रूल, अ सेट ऑफ रूल्स। एप्लीकेशन का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है सेट ऑफ रूल्स। अब देखिए, जैसे आप सपोज़ कीजिए आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, मैं कॉमन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं आपको व्हाट्सएप के बारे में बताने के लिए। जैसे सपोज़ कीजिए व्हाट्सएप आपने इंस्टॉल किया, आपने कोई मैसेज लिखा, वो कब तक नहीं जाता? वो तब तक नहीं जाता जब तक उसके बराबर में वो एक एरो का सा निशान बना होता है, जब तक आप उस पे क्लिक नहीं करते तब तक आपका लिखा हुआ मैसेज सामने वाले को नहीं जाता। तो आप खुद बताइए, क्या वो एप्लीकेशन में सेट ऑफ रूल्स नहीं लगा हुआ कि मैसेज तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक वो बंदा इस वाले आइकन पे टिक ना करे? मेरी बात समझ रहे हो? दूसरा आप देखिए, आप जिसको मैसेज भेजते हैं उसी को जाता है। यानी कि उसमें पहले से ही ये नियम लगा हुआ है कि अगर आपने XYZ किसी बंदे के नाम को सेव किया हुआ है, तो जब आप उस बंदे को मैसेज सेंड करेंगे या उसकी इस नाम पे टच करेंगे तभी उसकी चैट खुल के आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। या मैं और सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ, जब आपका फ़ोन बंद होता है और आप उसे लॉक करते हैं या लॉक खोलते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने उसमें देखा होगा कि किस तरीके का पैटर्न बना होता है।
नो डॉट्स का या 1 2 3 4 5 का, और लोगों को कोई ना कोई पैटर्न बना के इस तरीके से खोलना होता है। तो आप मुझे खुद बताइए, क्या ये सेट ऑफ रूल्स नहीं है? आप उसमें इस पैटर्न के अलावा जो पैटर्न मैंने बनाया, अगर मैंने अपने फ़ोन में ये पैटर्न फ़ीड किया हुआ है, जो मैं बना रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, अगर मैं कोई और पैटर्न से उसे खोलने की कोशिश करूँगा, तो वो नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि उस एप्लीकेशन को ये निर्देश दिए गए हैं कि जब ये कोई इस या पैटर्न को बनाए तभी आपको खुलना है, उससे पहले नहीं खुलना है। तो एप्लीकेशन को मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि एप्लीकेशन का बेसिक मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। तो सेट ऑफ रूल्स खुद देखिए, आपकी जितनी भी ऐप होंगी वो अलग-अलग कहीं न कहीं क्या करती होंगी, रूल्स पे काम करती होंगी। यूट्यूब है, उसपे आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। आप लाइक बटन पे क्लिक करें, वो डिसलाइक हो जाए, ऐसा नहीं होसा होना चाहिए। ऐसा होना नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस ऐप की अपनी एक सेट ऑफ रूल्स है कि जब व्यक्ति लाइक पे क्लिक करेगा, शेयर पे क्लिक करेगा, सेव पे क्लिक करेगा, तो मुझे वही काम करना है। चाहे आप कोई भी ऐप ले लीजिए। तो ऐप का अब आगे यानी कि टेंसेस में जो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ टेंस का मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ टेंस का मतलब कि सेट ऑफ रूल्स और टेंस में जो रूल्स लगे हैं उनको कैसे अप्लाई करना होता है, यही होता है एप्लीकेशन ऑफ टेंस। आप पढ़ सकते हैं विच टेंस शुड बी यूज्ड इन विच सेंटेंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ टेंस में हम सिंपली ये बात पढ़ेंगे कि किस सेंटेंस में कौन सा टेंस इस्तेमाल होना है, ये हम पढ़ेंगे। मेरी बेसिक बात समझे? मैंने कहा कि किसी भी सेंटेंस में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, उस चीज पे हमको इस पूरे पार्ट में पढ़ना है। जो वर्ब का पार्ट ए है एप्लीकेशन ऑफ टेंस, इसमें हमको सिर्फ ये पढ़ना है कि किसी भी सेंटेंस में टेंस को कैसे यूज करना है। चलिए, अभी तक जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम शायद यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एप्लीकेशन ऑफ टेंस पढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ टेंस बेसिकली 3 बातों पर डिपेंड करती है। भाई, एप्लीकेशन ऑफ टेंस यानी कि टेंस में कौन-सा रूल्स अप्लाई होना है, ये कितनी बातों पर डिपेंड करता है? 3 बातों पर डिपेंड करता है। एप्लीकेशन ऑफ टेंस डिपेंड्स ऑन द 3 थिंग्स, और वो 3 चीज़ें क्या है माय डियर? नंबर 1 है टाइम, नंबर 2 है एडवर्ब और नंबर 3 है एक्शन। ठीक है? मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ टेंस 3 बातों पर निर्भर करता है या 3 बातों पर डिपेंड करता है, जिसमें पहली बात है टाइम, दूसरी बात है एडवर्ब, तीसरी बात है एक्शन। जैसे मैं आपको सिंपली एक बात बताऊँ, अगर मैं एक हिंदी में सेंटेंस बोलूँ कि मैं पिछले महीने दिल्ली गया था, तो आप मेरी बात से सिर्फ़ ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैं कब की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने पिछले महीने कह दिया, तो आप समझ जाएँगे कि जो टाइम है वो पिछले महीने का है, यानी कि पास्ट का है। तो यानी कि उस सेंटेंस को जिस भी टेंस में रखना है, वो डिपेंड करेगा कि उस सेंटेंस में क्या टाइम दिया हुआ है। या मैं कहने लगूँ, आने वाले कल को मैं खाना बनाऊँगा, आने वाले कल को मैं खाना बनाऊँगा, तो आने वाले लेंगे, ये जो सेंटेंस है फ्यूचर में जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ऐसे ही मैं कह दूँ कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि टाइम दिया होने की वजह से इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस कहीं न कहीं प्रेज़ेंट में चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? टाइम का सिग्निफिकेंट क्या है? जैसे सपोज़ कीजिए, अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे आ गया, तो आप उस टाइम को देख के बता देंगे कि ये सेंटेंस मुझे नहीं पता किसमें बनेगा, लेकिन पास्ट में ज़रूर बनेगा। अब ये किसमें बनेगा, कॉन्टिन्यूअस में, इंडेफिनिट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर यस्टरडे आ गया, तो ये सेंटेंस पास्ट का हो गया। यदि टुमारो आ गया, तो ये सेंटेंस निश्चित रूप से फ्यूचर का आएगा। यदि इसमें नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आ गया, तो फ्यूचर में ही जाएगा सेंटेंस, कभी भी प्रेजेंट या पास्ट में नहीं जाएगा। इसी तरीके से लास्ट ईयर, लास्ट लास्ट मंथ, लास्ट वीक आ गया, तो डेफिनिटली वो टाइम, तो ये टाइम पे डिपेंड करता है। दूसरा है एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में डिस्कस हम थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमें जो पूरा-पूरा पढ़ना है वो टाइम के बारे में पढ़ना है, एडवर्ब के बारे में नहीं पढ़ना। लेकिन जहाँ पर मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊँगा, तो मैं वहाँ आपको ये बताऊँगा कि एप्लीकेशन ऑफ टेंस क्योंकि 3 बातों पर निर्भर करती है, और दूसरी बात क्या है, वो एडवर्ब है, तो वो मैं आपको बताऊँगा। तीसरा है एक्शन, कि वो क्या एक्शन कर रहा है। आपको कोई भी सेंटेंस दिया गया है, तो वो क्या एक्शन कर रहा है उस सेंटेंस में, उससे भी उस बात पर निर्भर करेगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में बनेगा। जैसे अगर मैं कहने लगूँ कि मैं चाय पीता हूँ, तो अब मुझे इसमें जो काम है, ये मेरा एक्शन है, वो ऐसा है जो मेरी हैबिट को बता रहा है कि मैं चाय पीने का काम करता हूँ। इसी तरीके से मैं कहने लगूँ, मैं रोज़ सुबह 2 घंटे एक्सरसाइज़ करता हूँ, तो जब मैं 2 घंटे एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ, तो मेरा जो एक्शन है, वो मुझे बता रहा है कि मैं उस काम को
कॉन्टिन्यूसली फॉर्म में कर रहा हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको आगे जैसे-जैसे एक्शन में आएगी, वो मैं आपको तुरंत बताता चलूँगा। तो अभी मैंने आपको बात बताई है, एप्लीकेशन ऑफ टेंस 3 बातों पर डिपेंड करता है। एक होता है टाइम, एक होता है एडवर्ब, एक होता है एक्शन। इन 3 बातों पर वो एप्लीकेशन ऑफ टेंस डिपेंड करता है। मैंने भी आपको जितना बताया है, उसमें ये भी आपको बताया है कि अभी जो हम डिस्कस करेंगे, वो सिर्फ़ टाइम पे करेंगे, एडवर्ब पे और एक्शन पे अभी हम कोई बात नहीं करेंगे। अब अगर हम सिर्फ टाइम पे बात करें, तो टाइम डिवाइडेड होता है 3 पीरियड में। अगर हम टाइम की बात करें, तो टाइम जो है टेंस को कितने पीरियड में डिवाइड करता है माय डियर? 3 पीरियड में डिवाइड करता है। और वो 3 पीरियड्स क्या होते हैं टाइम के? आप सब लोग पहले से ही इतना जानते होंगे कि टाइम हमेशा 3 पीरियड में डिवाइड होता है। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेज़ेंट, एक होता है फ्यूचर। आप देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि भई एप्लीकेशन ऑफ टेंस 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें से 2 चीज़ें हम छोड़ चुके हैं, एडवर्ब और एक्शन। अभी हम सिर्फ़ किस पे बात कर रहे हैं? टाइम पे। और टाइम जो है, अकॉर्डिंग टू टाइम, टेंस आर डिवाइडेड। अगर हम टाइम के हिसाब से टेंसेस को देखें, तो वो 3 पार्ट में कहीं न कहीं डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट माय डियर, वो होता है पास्ट, दूसरा पार्ट होता है प्रेज़ेंट और तीसरा पार्ट होता है माय डियर फ्यूचर। प्रेज़ेंट क्या है? अभी हमारी क्लास चल रही है, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, आप उस साइड बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे ये प्रेज़ेंट है, यही प्रेज़ेंट है। वास्तव में प्रेज़ेंट वही है, जो ब्रीथ आप ले रहे हैं वही प्रेज़ेंट है। जो ब्रीथ आप ले चुके वो पास्ट है और जो ब्रीथ आप लेने वाले हैं वो फ्यूचर है। यानी कि साँस जो आप ले रहे हैं बस वही प्रेज़ेंट है, इसके अलावा सब कुछ पास्ट है और उसके बाद में सब कुछ फ्यूचर है। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं क्लास, तो क्लास जब शुरू हुई थी यानी कि पहले जब क्लास शुरू हुई थी, वो टाइम अब पास्ट हो चुका है। क्लास कुछ समय बाद में खत्म हो जाएगी, वो हमारा फ्यूचर है। यानी कि मैं अगर सिंपल और साधारण शब्दों में कहूँ, सिर्फ़ अभी जो वक़्त है, जो मैं ये बात कह रहा हूँ या जो मैं साँस ले रहा हूँ, वो प्रेज़ेंट है। इससे पहले जो भी चीज़ें हो चुकी, वो पास्ट हैं और इसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी, वो सारी फ्यूचर हैं। होपफुली आपको ये बात अभी तक अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें, तो ये जो टाइम है, और टाइम के 3 पीरियड हैं, पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर। अब हर एक पीरियड की कहीं न कहीं कितनी कैटेगरी है माय डियर? 4 कैटेगरीज़ हैं। आप देखेंगे टाइम के अनुसार हम टेंस को 3 पार्ट में बाँटते हैं, पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर। और हर जो पीरियड है, वो कहीं न कहीं कितनी कैटेगरी में डिवाइड है माय डियर? 4 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है। कैटेगरीज़ की अगर हम बात करें, तो पहली कैटेगरी आती है इंडेफिनिट की, दूसरी कैटेगरी आती है कॉन्टिन्यूअस की, तीसरी कैटेगरी आती है परफेक्ट की, चौथी कैटेगरी आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, वो यूजुअली यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। तो परफेक्ट टेंस होते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जनरली यूज़ होते हैं टाइम एक्स। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। माय डियर, तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, या जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, मैं एक बार इसको रिवाइज़ कर रहा हूँ और इसमें आपको, हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को पता चले कि पढ़ना कैसे होता है। तो मैंने जो अभी तक आपको बेसिक कंटेंट में जो बात पढ़ाई है, वो सिर्फ़ इतनी है, भले ही मैंने कितनी ही बातें आपको बताई हैं। आपको जो याद रखने लायक बातें हैं, वो मैं ये बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ टेंस, जो एप्लीकेशन ऑफ टेंस है माय डियर, जो एप्लीकेशन ऑफ टेंस है माय डियर, वो डिपेंड करता है केवल 3 बातों पर, टाइम पर, एडवर्ब पर और एक्शन पर। अभी हमने एक्शन को भी छोड़ दिया है, अभी हमने एडवर्ब को भी छोड़ दिया है। अभी हम सिर्फ टाइम की बात कर रहे हैं और टाइम जो है वो 3 पीरियड में डिवाइड होता है और वो 3 पीरियड कौन-कौन से हैं माय डियर? एक है पास्ट, एक है प्रेज़ेंट और एक है फ्यूचर। ये 3 इसके टाइम पीरियड होते हैं और प्रत्येक पीरियड माय डियर 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है और वो 4 कैटेगरी क्या हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से आप देखेंगे तो इस पास्ट के साथ भी ये चारों टाइम आएँगे, इस प्रेज़ेंट के साथ भी ये चारों कैटेगरी आएँगी और इस फ्यूचर के साथ भी ये चारों कैटेगरी आएँगी। और जब आप करेंगे 1 के साथ 4, 2 के साथ 4, 3 के साथ 4, तो 4 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 12। तो टोटल कितने टेंस बन जाते हैं? 12 टेंस बन जाते हैं। और आपने 9th, 10th, 11th, 12th में हमेशा इन 12 टेंसेस को ही पढ़ा होगा और उनको इतना पढ़ा होगा, इतना रटा होगा, फिर भी वो आपके अभी भी याद नहीं होंगे।
क्योंकि उस समय जो पढ़ाया जाता था वो तरीका ऐसा होता था कि आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए दी जाती थी। लेकिन आज जब आप पढ़ेंगे तो आपका पेपर भी इंग्लिश में है, आपके नोट्स भी इंग्लिश में रहेंगे, आपको गलती भी इंग्लिश में बताई जाएगी और आप उसको सोल्व भी इंग्लिश में करेंगे। तो माय डियर, यहाँ तक की बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए कि भई जो एप्लीकेशन ऑफ टाइम टेंस है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, टाइम, एडवर्ब और एक्शन। ना हम एडवर्ब पढ़ रहे, ना हम एक्शन पढ़ रहे। अभी हम सिर्फ टाइम पे फोकस कर रहे हैं और टाइम के अनुसार टाइम 3 कैटेगरी में बँटा हुआ है या 3 पीरियड में बँटा हुआ है, पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर। और हर एक पीरियड की है इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। और बता दीजिए, सिर्फ जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, उसमें पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन को छोड़ के आपको कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई हो? एक बार मुझे प्लीज़ रिप्लाई कीजिए कमेंट सेक्शन में। या मिस्टर आगाज़ ने बताया उनको कोई ऐसी बात नहीं है, सब समझ में आया उनको अभी तक, सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन कि उन्हें अभी पढ़ाया नहीं, ये मुझे अब बताना है। जितनी बात मैंने अभी तक बताई आपको, पीरियड की, कैटेगरीज़ की और डिपेंड होने की, उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? भई थोड़ा रिप्लाई कीजिए, तभी मुझे समझ में आएगा कि मुझे आगे चलना है। अगर आप लोग कहेंगे ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। नो प्रॉब्लम। रिहान रहमान ने भी कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, शुरू में मैं आपको बहुत स्लो पढ़ाऊँगा। स्लो पढ़ाने का मतलब है पहले आपको मेरी बात करने का तरीका और जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, ये कैसे पता लगेगा मुझे, वो थोड़ा स्लो से ही पता लगेगा। मैं इस लेक्चर को अब तक खत्म भी कर चुका होता, यदि मुझे आपसे पहले से ही पता होता कि आपका क्या आईक्यू लेवल है और आप किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं। अभी क्योंकि आप मेरे को मेरी एक तो भाषा से और मेरे बोलने के तरीके से अभी आप यूज़्ड टू नहीं हैं। बिलाल अहमद भी कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ठीक है। सद्दाम भी कह रहे हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो भी, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में टाइम इसलिए लेना ज़रूरी होता है ताकि एक जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है वो पूरा हो जाए। क्योंकि मैं बात करने का अलग तरीका है, आपके बात करने का अलग तरीका होगा या आप किसी और तरीके से चीज़ों को समझते होंगे। तो आपको मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए या मुझको अपनी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। और जब हम इन चीज़ों को कवर कर चुके होंगे, तो डेफ़िनेटली जब आपको मेरी सारी बात या आपको अंदाज़ा होगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ या मैं पढ़ाता कैसे हूँ, कोई भी डाउट है वो आगे कैसे खत्म होगा, तो आप ऑटोमैटिकली फिर पेशेंसली मेरी वीडियोज़ को देखना स्टार्ट करेंगे। शमा परवीन ने भी कहा उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इरम शेखी, जी सर नो प्रॉब्लम, ठीक है, गुड। चलिए, ठीक है, जहाँ तक मैं लग रहा है कि भई लोगों को हुमैरा खान कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा हाथ चलाते रहिए चैट बॉक्स पे भी, आपकी उँगलियाँ वरना सुन्न हो जाएँगी फ़ोन को पकड़े-पकड़े। अब हम आगे चल रहे हैं माय डियर। अब हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, अब आप नो प्रॉब्लम, शाहनवाज़ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम हो तो फिर लास्ट में हम 1 मिनट रख लेंगे उस डिस्कशन को करने के लिए, लेकिन कोई रहे। अब हम देखेंगे, अब आपको ये बात समझनी है, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये आप देखेंगे, एक है इंडेफिनिट टेंस और एक है कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ होगा और जो दोनों परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये टाइम एक्सप्रेशन के साथ यूज़ होगा। अब आपको ये पता होना पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जैसे कि अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, अब हम देखेंगे क्या पॉइंट ऑफ टाइम है और क्या कहीं न कहीं टाइम एक्सप्रेशन है। अब आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड, तो रिकॉग्नाइज़ कैसे करना है कि क्या पॉइंट ऑफ टाइम है और क्या टाइम एक्सप्रेशन है। थोड़ा स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, लेकिन जब मैं आपने ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताए जा रहा हूँ इतनी देर से, उनका क्या सिग्निफिकेंस है इस एप्लीकेशन ऑफ टेंस में, तो आपको वाक़ई ठीक लगेगा। तो सबसे पहले कि भई अब हमें पॉइंट ऑफ टाइम या टाइम एक्सप्रेशन करना है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है बेसिकली वो पर्टिकुलर टाइम जिसके बारे में आप बात करते हैं। पर्टिकुलर टाइम हो सकती है, डेट हो सकता है, मंथ हो सकता है, डे हो सकता है, ईयर हो सकता है। एग्ज़ाम्पल के रूप में जैसे आपने कहा कि मैं 2 तो आई टेक लंच एट 2 पीएम। तो आपने जो टाइम बताया वो बताया एट 2 पीएम। तो आपने एक पर्टिकुलर टाइम बताया। तो जब आप पर्टिकुलर टाइम बताते हैं माय डियर, तो उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आप कहें कि मैं मंडे को दिल्ली गया था या मंडे को दिल्ली जाऊँगा। तो माय डियर, आपने एक इस पर्टिकुलर डे का नाम बताया। आपने ये नहीं कहा कि मैं उस दिन जाऊँगा। आपने सिंपल कहा कि मैं मंडे को जाऊँगा। इसी तरीके से आप कहें
कि मैं जुलाई में अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ कहीं न कहीं घूमने जाऊँगा, तो आपने बताया कि आप किसी भी महीने में नहीं, एक पर्टिकुलर मंथ यानी कि जुलाई में कहीं न कहीं कहाँ जाएँगे, घूमने जाएँगे। इसी तरीके से आपने कहा कि मैंने हाई स्कूल 2005 में पास किया है या मेरी ग्रेजुएशन 2005 में कंप्लीट हुई है, तो आपने अब ये बताया कि किसी भी साल में नहीं, मैंने 2005 में हाई स्कूल कंप्लीट किया है या 2010 में हाई स्कूल कंप्लीट किया है। इसी तरीके से कल को अब जैसे यस्टरडे है, अब यस्टरडे का मतलब सिर्फ़ ये होता है कि जो कल बीत गया और कोई दिन नहीं, वो दिन जो कल बीत चुका है। टुडे का मतलब और कोई दिन नहीं, वो दिन जो आज है। टुमारो का मतलब कोई भी दिन नहीं, वो दिन जो आने आज के बाद आएगा। लास्ट इवनिंग कोई भी इवनिंग नहीं, कल शाम की बात कर रहा हूँ। 5 डेज़ एगो आपने निश्चित किया कि 5 दिन पहले, कई दिन पहले नहीं, 5 दिन पहले। तो माय डियर ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको बताती हैं कि 5 डेज़, लास्ट इवनिंग, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, इन 2005, इन जुलाई, ऑन मंडे, एट 2 पीएम, ये सब कहीं न कहीं क्या है माय डियर, पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम को रिकॉग्नाइज़ करने का यही एक तरीका है कि जब आप उसे देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है। और क्लियर होगा जब आप टाइम एक्सप्रेशन को समझेंगे। जब आप टाइम एक्सप्रेशन को समझेंगे, तब आपको पॉइंट ऑफ टाइम और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब टाइम एक्सप्रेशन की खास बात क्या होती है कि इसमें जो टाइम है ना, वो हमेशा पास्ट से स्टार्ट होता है। टाइम हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? पास्ट से, नेवर फ्रॉम फ्यूचर, कभी भी फ्यूचर से स्टार्ट नहीं होता। टाइम हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? पास्ट से। और अभी भी वो कहीं न कहीं टाइम कहीं न कहीं क्या कर रहा होगा? चल रहा होगा, वो काम अभी भी कर रहे होंगे आप। यानी कि टाइम एक्सप्रेशन तब कहलाया जाता है, जब वो टाइम पास्ट से स्टार्ट हो रहा हो और कहीं न कहीं अभी भी चल रहा हो और फ्यूचर में कभी भी नहीं चलता। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल में अभी आपको मैंने कहा कि मैं लंच 2 बजे करता हूँ, तो आपने कहा कि मैं 2 बजे एक काम को काम है, लंच करने का जो काम है, वो मैं 2 बजे करता हूँ, तो वो एक काम है। लेकिन अगर आप कहने लगे, मैं 2 बजे से लंच कर रहा हूँ, क्या कहने लगे? मैं 2 बजे से काम कर रहा हूँ या 2 बजे से लंच कर रहा हूँ, तो आप खुद देखिए, एक सेंटेंस में आपने कहा कि मैं 2 बजे लंच करता हूँ, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आप उस काम को कर लेते हैं। लेकिन अब एक सेंटेंस में आप कह रहे हैं, मैं 2 बजे से लंच कर रहा हूँ। इसका मतलब आपने लंच करना स्टार्ट कब किया था? 2 बजे। 2 बजे से आप लंच कर रहे हैं, इसका मतलब अब 2 से ज़्यादा बज चुके हैं। जब 2 से ज़्यादा बज चुके हैं, तो आपने जो काम स्टार्ट किया था, वो आपने 2 बजे किया था, तभी तो आप कह रहे हैं 2 बजे से कर रहा हूँ। तो जब आप 2 बजे से कर रहे हैं, यानी कि वो काम आपने पास्ट में स्टार्ट किया था और जब भी कोई काम पास्ट से स्टार्ट हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, जब भी ऐसा टाइम आप बताएँगे, तो वो टाइम कहलाता है टाइम एक्सप्रेशन। हो सकता है आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो, अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, टाइम एक्सप्रेशन की पहली पहचान तो क्या है कि वो कहीं न कहीं हमेशा पास्ट से स्टार्ट होता है। दूसरा, ये जो टाइम होता है माय डियर, इसमें जो टाइम है वो सिंस और फॉर के बाद दिया होगा। इसमें जो टाइम दिया होगा वो सिंस या फॉर के बाद दिया होगा और ये जो सिंस और फॉर है, इसका बेसिक जो हिंदी में मीनिंग होता है, वो होता है से। जब भी सिंस या फॉर से का मीनिंग देगा, तो माय डियर वो टाइम एक्सप्रेशन होगा और इसके अलावा वो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सिंस के और भी कई मतलब होते हैं, जैसे क्योंकि भी मतलब होता है सिंस का और जब से भी मीनिंग होता है सिंस का। फॉर का भी मतलब आप जानते हैं के लिए भी होता है, तक भी होता है, लेकिन जब भी सिंस या फॉर का मीनिंग से आएगा, तो जब भी सिंस या फॉर का मीनिंग से आएगा और इनके बाद कोई टाइम दिया हुआ होगा, तो माय डियर उस टाइम को ही आप टाइम एक्सप्रेशन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा और क्लियर होगा आपको अभी। अब जैसे सिंस और फॉर, अब ये सिंस और फॉर कहाँ इस्तेमाल होगा? बचपन से आपको बताया जो निश्चित जगह है वहाँ सिंस, जहाँ निश्चित जगह है वहाँ पर फॉर। लेकिन इस तरीके से ना लोग याद नहीं रख पाते। चलिए मैं प्रयास करता हूँ आपको दूसरे तरीके से बताने का। सिंस जो है वो डेफिनिट टाइम के पहले इस्तेमाल होता है। डेफिनिट टाइम को बोलते हैं निश्चित टाइम। अब निश्चित टाइम क्या है भई, ये मैं आपको कभी डिसाइड नहीं कर पाएँगे आप। ये नोट्स में लिखा हुआ है निश्चित टाइम, लेकिन मैं आपको सही मायने में बताऊँ तो जब भी समय का नाम दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? नाम। जब भी समय का नाम दिया हो, तो उसके आगे सिंस लगाएँगे और जब भी समय को कहीं न कहीं काउंट करके यानी कि गिनती करके जब भी बताया गया हो, तो उसके आगे आप कहीं न कहीं फॉर लगाएँगे। क्लियर हो रहा है मेरी बात? मैं कहना चाह रहा हूँ
निश्चित समय वो होता है जिसका कोई नाम होता है, और अनिश्चित समय वो होता है जो कहीं न कहीं गिनकर बताया जाता है। जैसे आप नीचे देखेंगे, आपको एग्ज़ाम्पल में मैंने लिखा है सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग के आगे मैंने किसको लगा दिया है माय डियर? सिंस को लगा दिया है। अब खुद बताइए, क्या मैं इस समय को मॉर्निंग कह सकता हूँ? नहीं, क्योंकि इस समय का जो नाम है वो नाइट है, ये इवनिंग है। मॉर्निंग का मतलब होता है वो समय जब सुबह सूरज निकलता है। ठीक है? तो मॉर्निंग एक समय का नाम है, इसी तरीके से आफ्टरनून एक समय का नाम है, इवनिंग एक समय का नाम है, नाइट एक समय का नाम है, दान एक समय का नाम है। तो माय डियर, ये जितने भी समय के नाम हैं, इनसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा माय डियर? सिंस लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से 2012 22 चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो क्यों ना मैं इस ईयर को 2050 लिख दूँ? हैं? ये 2012 को आप कहते हैं कि भई आपने हाई स्कूल 2005 में कही, तो मैं कहता हूँ 2005 को मैं 2007 मान लेता हूँ। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर साल अब जो साल चल रहा है, उस साल का जो नाम है वो 2022 यानी कि 2022 है। आप इसको 2023 नहीं कह सकते, क्योंकि इस साल का नाम, तो जब आप समय का नाम बता रहे हैं, तो उससे पहले आपको सिंस लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से 2 पीएम आपके, और बड़ी सुई कहीं न कहीं 12 पर आती है। इंग्लिश में अगर हम बात करें, तो जो छोटा हैंड है या जो स्मॉल हैंड है और जो 2 पर होता है और जो बिग हैंड है, वो कहीं न तब कहीं न कहीं क्या बजते हैं। अब इस समय को जब आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, 9 बज रहे हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता अब इस समय का नाम जो है वो 9 बजकर 2 मिनट है, या मैंने कोई समय लिख दिया 2 बजे, 2 पीएम लिख दिया, पीएम एक सिग्निफिकेंट टाइम पर बजेंगे। इस समय को मैं 2 बजे का नाम नहीं दे सकता, इस समय जो टाइम हो रहा है उसका नाम है 9 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। तो क्योंकि 2 पीएम एक समय का नाम है, तो उससे पहले सिंस आएगा। इसी तरीके से आज का जो डे है, उसका नाम है वेड है, तो आप सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे, क्योंकि आज के दिन की मंडे। इसी तरीके से किसी दिन का नाम मंडे होगा, किसी दिन का नाम ट्यूसडे होगा, किसी दिन का नाम वेंसडे होगा, किसी का थर्सडे होगा, किसी का फ्राइडे होगा, किसी का सैटरडे होगा और किसी का संडे होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर मंडे है, कल को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं माय डियर? आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सिंस अप्रैल लिख सकते हैं। भाई अप्रैल भी तो एक मंथ का नाम है, उसका नाम फ़ेब्रुअरी है। तो मैं ये कह दूँ कि भई आज अब जो चल रहा है वो जनवरी चल रहा है, तो आप लोगों को हँसी नहीं आएगी? तो माय डियर, अप्रैल एक मंथ का नाम है, तो इसीलिए उससे पहले क्या आएगा? सिंस आएगा। क्योंकि इन सब के नाम ये डेफ़िनिट समय है, ठीक है? ये डेफ़िनिट समय है इसलिए इनके नाम नहीं है, इनके नाम हैं इसीलिए ये डेफ़िनिट समय है, इसीलिए ये कहीं न कहीं निश्चित समय है। अच्छा, यस्टरडे पे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, यस्टरडे तो कोई नाम नहीं है। यस्टरडे कोई नाम नहीं है आपको लगेगा, लेकिन यस्टरडे माय डियर आप देखेंगे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे यस्टरडे तो किसी दिन का नाम नहीं है। लेकिन यस्टरडे का मतलब होता है उस दिन का नाम जो गुजर चुका। यानी कि यस्टरडे का मतलब है जो वो दिन जो कल चला गया, वो गुजरे हुए कल का नाम है। वो डे का नाम नहीं है। जैसे आज वेडनेसडे है, तो कल कहीं न कहीं क्या होगा? ट्यूसडे रहा होगा। तो ट्यूसडे रहा होगा या थर्सडे रहा होगा, तो उसी से डिसाइड होता है माय डियर कि भई कहीं न कहीं क्या है? एक डे का नाम है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें डेफ़िनिट समय से पहले कहीं न कहीं किसी वर्ड को लगाना हो, तो हम सिंस को लगाएँगे, और जब किसी डेफ़िनिट टाइम से पहले सिंस लग जाता है माय डियर, तो वो सारे के सारे टाइम किसमें चले जाते हैं? टाइम एक्सप्रेशन में चले जाते हैं। आगे चलते हैं। ऐसे ही अब कोई भी चीज़ है जिसे हम गिनते हैं। अभी मैंने क्या, जिसका नाम है वो तो सिंस लगता है उन टाइम से पहले। जिनको हम गिनकर बताते हैं उनके आगे फ़ॉर लगता है। जैसे 2 आवर्स, भाई 2 घंटे। अब 2 घंटे को आप कोई टाइम नहीं होता, 2 घंटे का आप कोई नाम नहीं है। आपने उसे गिन के बताया कि भई मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 कैसे आता है? 1, 2। भई अगर मैं कहूँ 2 पीएम, तो 2 पीएम लिखूँगा तो मुझे सिंस लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ 2 घंटे से, अब 2 घंटे से अगर मैं 9 बजे से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 7 बजे से कोई काम कर रहा हूँ। भई मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो अब जैसे 9 बज गए हैं, तो यानी कि मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ। उसका मतलब 2 पीएम नहीं होता 2 आवर्स का। 2 आवर्स तो कभी से भी 2 आवर्स हो सकते हैं। ऐसे ही कि भई मैं इस एग्ज़ाम के लिए 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फॉर 6 मंथ, तो आपने किसी मंथ का नाम नहीं बताया।
आपने मंथ्स को काउंट करके बताया कि भाई कितने महीने से मैं तैयारी कर रहा हूं। 6 मंथ, 6 मंथ कोई मंथ का नाम नहीं है। मंथ का नाम है अप्रैल, मंथ का नाम है जुलाई, मंथ का नाम है अगस्त, मंथ का नाम है अक्टूबर, मंथ का नाम है दिसंबर। तो इस तरीके से मंथ के नाम है। लेकिन यहाँ जो आपने बताया मंथ्स को, वो गिन के बताया, 1 2 3 4 5 6, 6 जो आया वो काउंट करके आया, यानी कि गिनती करके आया। तो माय डियर, जिस भी चीज को आप गिनेंगे उसके पहले आपको 4 लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से फॉर अ वीक, एक सप्ताह कैसे बता रहे हैं भाई, गिन कर बता रहे हैं। और ए वीक की जगह 2 वीक्स भी कर सकते हैं, 3 वीक्स भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे क्लास में बैठे होंगे, उनका दिमाग तेज चलता है, वो कह रहे होंगे सर एक बात बताइए, क्या आपने 2 PM यहाँ पे भी लिख दिया पॉइंट ऑफ टाइम में, आपने मंडे यहाँ पे भी लिख दिया, आप एक्सप्रेशन में भी लिख दिया है पॉइंट ऑफ, आप कह रहे हो मंथ का नाम अप्रैल है, आपने मंथ का नाम यहाँ भी लिख दिया जुलाई, आप कह रहे हो यहाँ 12 कर दिया, साल का नाम लिख दिया, और यहाँ पे भी साल का नाम दे दिया 2005। तो हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन है या पॉइंट ऑफ टाइम है? तो देखिए इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, इन सारी बातों का निचोड़ जो है वो ये है कि जब भी कोई टाइम दिया हुआ हो, यदि उस टाइम के आगे सिंस और फॉर लिखा हुआ है, यदि उस टाइम के आगे सिंस है, तो वो टाइम ऑटोमेटिकली टाइम एक्सप्रेशन होता है। और यदि सिंस या फॉर को अलावा कोई और प्रीपोजिशन उस टाइम के आगे लिखी हुई है, एट, ऑन, इन, इस तरीके की कोई प्रीपोजिशन लिखी हुई है, तो माय डियर वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता सकता था, लेकिन फिर जो चीजें मैं आपको समझाना चाहता था वो आपकी समझ में नहीं आती। तो मैं इस चीज को अगर बिल्कुल कंसाइज करूं तो मैं आपको बताना चाहूं, हर वो टाइम जिसके आगे लिखा हुआ है, वो टाइम कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका टाइम एक्सप्रेशन होता है। और अगर आप कहीं ना कहीं उस टाइम के आगे कोई और प्रीपोजिशन लगा देंगे, एट लगा देंगे, ऑन लगा देंगे, इन लगा देंगे, तो वो प्रीपोजिशन लगते ही कहीं ना कहीं क्या हो जाता है माय डियर, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वो पॉइंट होता है। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आकाश बोल रहे हैं उनको समझ आया है। जो मैंने आपको इरम, शकील, शमा परवीन, ठीक है, चलिए मैंने आपको अभी जो बातें बताई हैं वो आपको समझ में आई, बहुत अच्छा। देखिए सिंस और फॉर जब टाइम के आगे लग जाएगा तो वो कहीं ना कहीं, हाँ रिवाइज में कराऊंगा सद्दाम, बिल्कुल बिना रिवाइज के तो बात ही नहीं बनेगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पहले ना हमारी बॉन्डिंग होनी बहुत जरूरी है, कि मैं आगे कैसे करने वाला हूँ। आपको जब तक पता नहीं होगा कि हाँ मैं डाउट क्लियर हो जाएगा, टुमारो टाइम एक्सप्रेशन में भी आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम में भी आएगा, दोनों जगह आएगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों जगह आएगा सिंस। अभी मैंने लिखा ना सिंस यस्टरडे है, तो फिर टुमारो भी आएगा। लेकिन आप अब इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए मैं टुमारो को बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको एक बात बताई है कि टाइम जो है हमेशा पास्ट से स्टार्ट होता है। अब अगर आप जैसे रिहान आपने पूछा है टुमारो टाइम एक्सप्रेशन में आएगा या नहीं आएगा, वो आ सकता है, लेकिन लॉजिकली उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। अगर मैं कह दूं कि ग्रामर के रूल से बनाना है तो आ जाएगा, लेकिन उसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनेगा आपको, ना ही उस सेंटेंसेस का कोई मीनिंग आएगा। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूँ, आपको बहुत अच्छा आएगा। आप अपनी नोटबुक उठाइए, सब बच्चे जितने भी हैं, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठ, सेंटेंस लिखिए। लिख रहे हैं आप लोग? चलिए मैं अपनी स्क्रीन पर लिख देता हूँ आपके लिए। एक मैंने सेंटेंस लिखा, आई वॉज मर्डर्ड। एक सेंटेंस है आई वॉज मर्डर्ड, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। क्षमा परवीन ध्यान दीजिएगा, रिहान रहमान आप भी। आई वॉज मर्डर्ड, ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस बहुत गलत। गलत क्यों है आप देखिए,
कोई बता सकता है क्यों गलत है? बोल, अगर वो मर चुका है तो वो कैसे बोलेगा कि भाई आई वॉज मर्डर्ड? तो ऐसे ही जैसे टुमारो के लिए आपने पूछा है कि वो यूज हो जाएगा, यूज होने में कुछ नहीं है, ग्रामेटिकली उसको बना देंगे, सही बना देंगे, लेकिन वो एब्सर्ड सेंटेंस हो जाता है। जैसे आई वॉज मर्डर्ड, अगर मैं मर गया हूं तो मैं सेंटेंस को कैसे बोल रहा हूँ? भाई आई वॉज मर्डर्ड, मैं ही मारा हूं और मैं ही सेंटेंस को बोल रहा हूँ, ये संभव नहीं है। इरम बहुत बढ़िया भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इतना शानदार आंसर दिया, बहुत शानदार। चलिए बढ़िया। तो ऐसे ही टुमारो भी यूज होगा, हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा चीजों को तो आप देखेंगे कि चीजें कितने क्लियरिटी से आपको समझ में आएंगी। तो माय डियर, अभी हमने जितना पढ़ा है मैं आपको उसको पूरा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि ये क्लास आज तक हमें सिर्फ यहीं तक रखनी थी। अब आप देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से चलते हैं। तो मैंने आपको बताया है, बेसिकली ये बताया है कि जो एप्लीकेशन ऑफ टेंस है वो 3 बातों पर निर्भर करती है या डिपेंड करती है, टाइम, एडवर्ब और एक्शन। अब मैंने आपसे बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ना तो हमें एक्शन के बारे में बात करनी है, ना ही हमें एडवर्ब के बारे में बात करनी है, हम सिर्फ बात करेंगे टाइम के बारे में। और टाइम को हमने जैसे ही पढ़ा तो टाइम 3 पीरियड में डिवाइड है, 1 इज पास्ट, 1 इज प्रेजेंट एंड 1 इज फ्यूचर। इन 3 पीरियड में डिवाइड है। और कहीं ना कहीं पीरियड कहीं ना कहीं क्या है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। 4 कैटेगरीज क्या है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आगे जब आप देखेंगे तो जो आपके इंडेफिनिट टाइम टेंस है या कॉन्टिन्यूस टेंस है वो किसके साथ यूज टाइम के, और जो परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो किसके साथ यूज होगा माय डियर? टाइम एक्सप्रेशन के। ठीक है। अब आगे जब हम गएंगे तो वहां हमें ये जानना है कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और टाइम। तो जब हम आगे जाएंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम में हमने अभी पढ़ा कि जब भी कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, या मैं साधारण शब्दों में, जब सिंस या फॉर के अलावा किसी और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो जो सारी की सारी प्रीपोजिशन यूज होगी, यानी कि सेम टाइम है, अगर 2000 उसके आगे इन लगा हुआ है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है। यदि इसी 2005 के आगे या इसी 2012 के आगे मैं सिंस लिख दूं तो यही टाइम एक्सप्रेशन हो जाएगा। यदि मंडे है उसके आगे सिंस लिखा हुआ है तो माय डियर वो टाइम एक्सप्रेशन हो जाएगा। और यदि मंडे है उसके आगे मैंने कोई और प्रीपोजिशन लिख दी, जैसे यहाँ पे ऑन लिखी हुई है, तो माय डियर वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एट 2 PM, मैंने एट लगा दिया 2 PM के आगे तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। यदि इसी 2 PM के आगे मैं सिंस लिख दूं तो यही माय डियर टाइम एक्सप्रेशन है। यहाँ सिंपल यस्टरडे लिखा हुआ है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। यदि इसी यस्टरडे के आगे मैं सिंस लगा दूं कहीं ये टाइम एक्सप्रेशन हो जाएगा। जैसे मैंने टुमेरो लिख दिया, सिंपल टुमेरो है, या मैंने लास्ट इवनिंग लिख दिया तो ये सिंपल पॉइंट ऑफ टाइम है। यदि मैंने इसके आगे सिंस लगा दिया, सिंस लास्ट इवनिंग, तो ये कहीं ना कहीं टाइम एक्सप्रेशन हो जाएगा। आपने 5 days एगो लिख दिया तो तुरंत वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। लेकिन आप इसी 5 days के आगे सिंस लगा दें, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं फॉर 5 days, क्या लिख दूं माय डियर? फॉर 5 days, तो ये 4 लगते ही 5 days क्या हो जाएगा माय डियर? टाइम एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो 5 days लिखा है तो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है, और अगर उसके आगे कहीं ना कहीं 4-5 days हो गया तो वो टाइम एक्सप्रेशन हो जाएगा। अच्छा, इसमें सिंपल लॉजिक ये है कि टाइम हमेशा पास्ट से स्टार्ट होता है और सिंस या फोर का जो मीनिंग होता है वो हिंदी में से आता है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात रह गई है कि आपको एग्जाम्स में ये एक एक्सेप्शन मिलेगा, ये एक एक्सेप्शन मिलेगा, ये आपको अपने माइंड में बिठा के रखना है। सर्टेन एक्सप्रेशन क्या होती हैं वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, वो कहीं ना कहीं टाइम रिकॉग्नाइज करेंगे आपको कि वो टाइम एक्सप्रेशन है या पॉइंट ऑफ टाइम है। यदि किसी भी सेंटेंसेस में ये जितनी भी एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं, अगर ये आपको किसी भी सेंटेंस में लिखी हुई मिलती हैं तो वो हमेशा ही टाइम एक्सप्रेशन का काम करेंगी, वो पॉइंट ऑफ टाइम का काम नहीं करेंगी। देखिए, यदि किसी सेंटेंस में ये 4 चीजें, हाउ लॉन्ग, द होल डे, थ्रू आउट द डे, ऑल अलोंग द डे, इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन मिलता है तो वो उस सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन का कहीं ना कहीं क्या करेगा? काम करेगा। अच्छा, इनका मीनिंग क्या होता है? हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने लंबे समय से, द होल डे का मतलब होता है पूरे दिन, इस डे की जगह यदि आप नाइट लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पूरी रात। यदि इस नाइट की जगह पे आप मंथ लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पूरा महीना। यदि आप मंथ की जगह पे ईयर लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा
होल ईयर, और यदि आप ईयर की जगह पे लाइफ लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा द होल लाइफ, या पूरी जिंदगी। और द जो मतलब इसका है वही मतलब थ्रू आउट द डे का है, वही मतलब ऑल अलोंग द डे का है। यानी कि यदि आपने डे लगा दिया, द होल डे, थ्रू आउट द डे, ऑल अलोंग द डे, तो इसका मतलब होगा पूरा दिन। यदि आपने नाइट लगा दिया तो पूरी रात, मंथ लगा दिया तो पूरा महीना, और साल लगा दिया तो पूरा साल, और लाइफ लगा दिया तो पूरी जिंदगी, इसका मतलब हो जाता है। तो इस सेकंड वाले पार्ट का सिर्फ मतलब मैं आपको बता रहा हूं। यदि ये किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन आपको लिखी हुई मिलती है तो वो उस सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन का काम करेगी, यानी कि आप इस एक्सप्रेशन को टाइम एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है माय डियर। तो माय डियर ये क्लास यहीं तक थी। अब आप मुझे कोई भी अगर आपको डाउट है, जितना भी मैंने आज पढ़ाया है उसमें अगर आपको किसी को पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है, और फिर हम इस क्लास को यहाँ एंड करेंगे और आगे की कहानी हम कल स्टार्ट करेंगे। आज जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया है उसमें आपको भी लग रहा होगा कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा, चीजें आपको लग रही होंगी यार ऐसे, मतलब जो पढ़ाया वो तो समझ में आ गया, लेकिन वो क्यों पढ़ा है वो आपको कल समझ में आएगा, जब आप इस बेस के बेस पे कहीं ना कहीं कल को क्वेश्चन सोल्व करोगे जो मैंने आपको चीजें पढ़ाई हैं। तो अब आप अपने कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से जितना बताना था आपको आज के लेक्चर में वो मैं आपको बता चुका हूँ। पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल क्षमा परवीन, पूरा पीडीएफ मिलेगा। लेकिन पीडीएफ आपको जो मिलेगा वो मैं बात कर लूंगा कि आप कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि पीडीएफ लेके उसको फिर कंटेंट को थोड़ा सा, जब मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा दूंगा, जैसे अब मैं एप्लीकेशन ऑफ टेंस पढ़ा रहा हूँ तो एप्लीकेशन ऑफ टेंस का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप उसे रिवाइज कर चुके, और रिवाइज करने के बाद उन्हें अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकें। जब मैं एप्लीकेशन ऑफ टेंस से कोई भी टॉपिक पढ़ा दूंगा, उस टॉपिक का खत्म होते ही आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। हिंदी नहीं आती है, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। अब एक्चुअली ये नोट्स मेरे बच्चे किसी स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं। आप देखेंगे इसमें जो बेसिक बात है वो सारी बातें ज्यादातर 80% इंग्लिश में लिखी हुई हैं, और सिर्फ 20% बातें ही हिंदी में लिखी हुई हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जब इन नोट्स की पीडीएफ मिले तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में अलग से लिख सकते हैं। भाई जो इंग्लिश में चीजें लिखनी है वो तो मैंने इंग्लिश में ही लिखी है। जैसे सिंस के बाद जो टाइम है वो सारे मैंने कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी लिखे हैं, हिंदी में भी लिखे हैं। टाइम जो है वो इंग्लिश में ही लिखा है। आप देखेंगे मैक्सिमम चीजें मैंने खुद इंग्लिश में लिखी हैं। तो आप ये ना समझे कि इसमें हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। आप कंटेंट को देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम चीजें इंग्लिश में लिखी गई हैं। ठीक है। लेकिन चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में ही ये सारे नोट जो पढ़ाए गए हैं वो हिंदी भाषा के बच्चों को ही पढ़ाए गए हैं, तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है उसने हिंदी का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसी में लिख लीजिए। लेकिन ज्यादातर चीजें आगे जो चलेंगी वो इंग्लिश में ही चलेंगी, हिंदी में नहीं पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाने का कोई लॉजिक बनता भी नहीं है, पढ़ाया इंग्लिश में ही जाएगा। और अगर आपको मेरी बात समझने में दिक्कत है कि सिर्फ मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए, तो वो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर लोग फिर मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे। समझ नहीं पाएंगे का मतलब क्या है, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने में आप अगर सामने वालों को मदर टंग में नहीं समझा पाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। हुमैरा खान कह रही हैं कि एनिमेशन समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर आपको हुमैरा समझ में नहीं आया है तो आप देखिए समझिए मेरी बात, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ। यदि कोई भी टाइम लिखा है, टाइम का मतलब है जो भी टाइम ये लिखा है, भाई 2 PM टाइम होता है, मंडे भी एक दिन का नाम है, टाइम है, जुलाई भी एक टाइम है, 2005 भी एक टाइम है। यदि इनके आगे कोई भी प्रीपोजिशन लिखी हुई है, एट, ऑन, इन या कोई भी चीज, तो पॉइंट ऑफ टाइम है। यदि इन प्रीपोजिशंस के अलावा जो यहाँ लिखी हुई है एट, ऑन, इन, यदि इनके अलावा सिंस या फॉर उस टाइम के आगे लिखा हुआ है तो वो टाइम टाइम एक्सप्रेशन कहलाएगा, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम टाइम को डिवाइड करें, अगर हम ग्रामर के हिसाब से टाइम को डिवाइड करें तो वो दो ही पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो उसका पार्ट जो होता है वो होता है कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टाइम, और एक होता है टाइम एक्सप्रेशन। अब यदि उस टाइम को टाइम एक्सप्रेशन होना है तो उसको कहीं ना कहीं अपने पहले सिंस या फोर लगाना पड़ेगा। यदि वो सिंस या फोर नहीं लगा रहा तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। यदि सिंस या फोर लगा रहा है तो वो टाइम एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है।
और अगर और डीप आपको जानना है तो सिंस या फॉर टाइम एक्सप्रेशन का सिंपल मतलब होता है, अभी मैं एग्जांपल नहीं दे रहा ना आपको, एक्चुअली मैंने ना अभी आपको एक भी सेंटेंस नहीं लिखवाया और आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कोई सेंटेंस लिख दूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। नहीं माय डियर, जब मैं आपको सेंटेंसेस में जाऊंगा तब मैं सिर्फ आपको सेंटेंस ही बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सेंटेंस क्यों नहीं बताया जा रहा। सिंस या फॉर को आप बस अभी इतना समझ लीजिए जितना मैंने आपको बताया। मैं कह रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएँ, दिमाग लगाने का काम मुझ पर छोड़ दें, आप चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करें। मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने आपको सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है, अभी उसके बेस पर आप कुछ नहीं कर पाएँगे। अभी जो आप करेंगे, उस बेस पर आप कल चलेंगे, ठीक है? जैसे रोटी बनाने से पहले आटा गूँदना पड़ता है, अभी आप सिर्फ़ आटा गूँद रहे हैं और आपको देखकर आटा गूँथने वाले के हाथ को देखकर आपको ऐसा महसूस होता है कि यार ये कितना गंदा काम कर रहा है। लेकिन वास्तव में जब रोटियाँ बन के आती हैं तब हमें पता चलता है कि उस मेहनत करने की वज़ह से रोटियाँ कितनी शानदार बनी हैं। ठीक है? होपफुली सबको मेरा एग्ज़ाम्पल समझ में आया होगा और नहीं आया है तो थोड़ा-सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी आप सिर्फ़ इतनी बात याद रखेंगे हुमेरा जी, आप बस इस बात को याद रखिए इतना कि यदि किसी टाइम के आगे सिंस या फॉर लिखा हुआ है, तो वो टाइम एक्सप्रेशन है। सिंस या फॉर नहीं लिखा है उस टाइम के आगे, तो वो डेफिनिटली पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है? अच्छा, इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है यहाँ इस वाली सर्टेन एक्सप्रेशन वाली बात में हो। सर्टेन एक्सप्रेशन आर आल्सो हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज़ द टाइम एक्सप्रेशन। तो मैं कह रहा हूँ, ये जो सेंटेंस में नीचे मैंने एक्सप्रेशन लिखी हैं, यदि किसी भी सेंटेंस में ये एक्सप्रेशन आ जाती है माय डियर, तो ये सारी एक्सप्रेशन उस सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन का काम करती हैं। अभी आप ये मत सोचो कि ये जब सेंटेंस में आएँगी तो कैसे रिकॉग्नाइज़ होंगी। इसीलिए मैं कोई भी सेंटेंस यहाँ पर अभी नहीं लिख रहा। ठीक है हुमेरा? आप समझ पाए मेरी बात को? कि अगर सिंस या फॉर लिखा है टाइम के आगे तो वो टाइम एक्सप्रेशन है, यदि सिंस या फॉर नहीं लिखा है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है। गुड। चलिए और किसी का कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम क्लास को यहीं पर पैक करते हैं। टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, मैंने आपको सिर्फ आज हल्की सी चीजों के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। जब आप कल की क्लास करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझेंगे कि हाँ चीजें कैसे बेस पर बन रही हैं। इरम, आगाज, हुमेरा, राहिमा, शमा, सद्दाम, सब लोग मेरी स्क्रीन पर हैं। चलिए, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी नहीं है तो मैं क्लास को यहीं एंड कर देता हूँ। तो जिनको कोई क्वेरी नहीं है वो क्लास छोड़कर अपना जा सकते हैं। अगर किसी की रह जाएगी तो फिर वो रुक जाएँगे, अदरवाइज़ फिर मैं क्लास को एग्ज़िट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू,